हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम डीप साउथ के इतिहास के आरंभ के बारे में बात करते हैं। तो डीप साउथ के इतिहास का जो आरंभ है, भारतीय इतिहास का एक बेहद समृद्ध और जीवंत अध्याय है। जब हम सुदूर दक्षिण की बात करते हैं तो हमारा मुख्य रूप से मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण का क्षेत्र, आधुनिक जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में होता है। जैसे पहला है महापाषाण काल। इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है। सुदूर दक्षिण में प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक कालक्रम में संक्रमण महापाषाण काल के साथ हुआ, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। महापाषाण का जो अर्थ है, इस काल के लोग मृतकों के अवशेषों को दफनाने के बाद उनके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते हैं। इन्हें महापाषाण कब्रें भी कहा जाता है। लोहे का प्रयोग। सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ लोहे के व्यापक उपयोग से हुआ। इन कब्रों से लोहे के हथियार, कुल्हाड़ियाँ, हंसिया और तीर के अग्रभाग मिले हैं। इनकी जो जीवन शैली थी, ये लोग मुख्य रूप से चरवाहे और किसान थे। वे धान और रागी की खेती करते थे। आदित्य नल्लोर यानी तमिलनाडु जैसी जगहों से इन्हें पुख्ता सबूत मिले हैं। फिर दूसरा आ गया, फिर तब आया संगम काल का उदय, लिखित इतिहास काल। सुदूर दक्षिण के वास्तविक और प्रमाणिक इतिहास की शुरुआत संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मानी जाती है। यह वह समय था जब दक्षिण भारत में पहली बार लिखित साहित्य और राज्य व्यवस्था का उदय हुआ। संगम क्या है? संगम का अर्थ है सभा या परिषद। मदुरै के पांड्य राज्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों और विद्वानों की परिषदों का आयोजन हुआ, जिसे संगम कहा गया। इनके जो साहित्यिक स्रोत थे, इस काल में रचित तोल्काप्पियम, तमिल व्याकरण है ना, एट्टुथोकई, पट्टुप्टट्टु और प्रसिद्ध महाकाव्य जैसे शिल्पाधिकारम, इलागो आदिकल द्वारा रचित आर मणिमेखला इस काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की पूरी झलक देते हैं। फिर अशोक का जो इस अभिलेख भी यही था। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुदूर दक्षिण के राज्यों चोल, पांड्य, केरल पुत्र चेर, सती पुत्र का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक संगठित राज्य बन चुके थे। फिर सुदूर दक्षिण के प्रमुख 3 राजवंश। संगम साहित्य में सुदूर दक्षिण पर शासन करने वाले 3 प्रमुख राजाओं व राजवंश को मूवेंदिर मतलब 3 मुकुटधारी राजा कहा गया है। पहला था चेर, आधुनिक केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में। इनकी राजधानी वंजी और करूर थी। इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वो मुजिरिस और टोंडी था। इनके प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण थे। प्रसिद्ध राजा सेगुटुवन, जिन्हें लाल चेर भी कहा जाता था, उन्होंने दक्षिण में कनंगी सती पूजा पत्नी संप्रदाय की शुरुआत की थी। फिर चोल का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु का उत्तर पूर्वी हिस्सा कावेरी डेल्टा क्षेत्र में, जिसे चोल मंडलम भी कहा जाता था। इनकी जो राजधानी थी वो उरायूर, कपास के व्यापार की जो प्रसिद्ध थी, और बाद में पुहा या कावेरी पट्टनम, और इनका जो प्रमुख बंदरगाह और राजधानी बनी। इनका प्रतीक चिन्ह था टाइगर, बाघ। इनके प्रसिद्ध राजा करिकाल सबसे महान प्रारंभिक चोल राजा थे। इन्होंने कावेरी नदी पर प्रसिद्ध कल्लनई बांध ग्रैंड एनिकट बनवाया, जो दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक है। उन्हें पुहार बंदरगाह का भी विकास किया। फिर है पांड्य, जो तमिलनाडु का दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहते। इनकी राजधानी मदुरै थी और जो बंदरगाह था वो कोरकई था। प्रतीक चिन्ह फिश मछली थी। इनकी विशेषता पांड्य राज्य मोतियों के व्यापार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। यह समाज पर महिलाओं के प्रभाव और तमिल संगमों को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। इनका जो सामाजिक और आर्थिक जीवन था, रोम के साथ व्यापार हुआ। सुदूर दक्षिण का जो इतिहास था, इसके समृद्ध समुद्री व्यापार के बिना अधूरा है। यहाँ के राजाओं के रोम साम्राज्य के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। भारत से मसाले, जिन्हें विशेषकर काली मिर्च जिसे यवनप्री कहा जाता है, रेशम, मोती, हाथी दांत रोम भेजे जाते थे और बदले भारी मात्रा में सोने के सिक्के भारत आते थे। अरिकामेडु पांडुचेरी के पास है, एक प्रमुख रोमन व्यापारिक केंद्र था। इनका जो धर्म आरंभिक दौर में यहाँ के मुख्य देवता मरुगन, जिन्हें बाद में कार्तिकेय से जोड़ा गया। इसके अलावा विष्णु, जिन्हें मायोन कहा जाता है, इंद्र और शिव की पूजा होती थी। बौद्ध और जैन धर्म का इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव था। फिर वर्ण व्यवस्था। उत्तर भारत की तरह यहाँ शुरुआत में जटिल वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समाज ब्राह्मणों, शासकों जिसे अरसर कहते थे, व्यापारियों को बेनीगर और किसानों को बिल्लायर में बटा हुआ था। संगम काल का अंत और कालार युग 30वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक आते आते चोल, चेर और पांड्य राजवंशों का पतन हो गया। इसके बाद लगभग 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के समय को दक्षिण भारतीय इतिहास में कालाभ युग या अंधकार युग कहा जाता है। कालाभ नामक कबीले ने पूरे सुदूर दक्षिण पर कब्जा कर लिया था। उनके बारे में लिखित जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन वे बौद्ध और जैन धर्म के समर्थक थे। कंक्लूजन। सुदूर दक्षिण के इतिहास का यह आरंभिक चरण महापाषाण से संगम काल तक बेहद आत्मनिर्भर, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से अद्वितीय था। 6वीं शताब्दी के अंत में जब पल्लव और पुनर्जीवित पांड्य राजाओं ने कालाभ्रों को हराया, तब से सुदूर दक्षिण के मध्यकालीन इतिहास का एक नया और भव्य चरण, जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। आज हमने इसको कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। आप इसे अच्छे से पढ़िए, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने इसे, अगर आपके MPPSC में 3, 7 और 10 नंबर में भी आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू।